हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर्स, इसका अपन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट डिस्कशन करेंगे। थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि प्रैक्टिकल्स को समझने के पहले थ्योरी का कुछ अपने को नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरी बात, एग्जाम में एमसीक्यू जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने को थ्योरी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को आप अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। यस, यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ शेयर्स। दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर कौन से होंगे? द शेयर्स विच आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द डिविडेंड एंड हैविंग द वोटिंग राइट्स। जिन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड कब मिलेगा? प्रेफरेंशियल शेयर को डिविडेंड देने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो उसमें से डिविडेंड मिलेगा और इनको वोटिंग राइट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है। इस इक्विटी कैपिटल को अपन रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। इसको इक्विटी शेयर कैपिटल को रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। दूसरा आता है प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर वो शेयर होते हैं दे एंटरटेन टू स्पेशल राइट्स। दो उनको विशेष राइट्स होते हैं। पहला, प्रायोरिटी टू गेट द डिविडेंड। जब कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को एट ए स्पेसिफाइड रेट्स डिविडेंड पेएबल होगा। उसके बाद में अगर प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। इस तरह से इनको डिविडेंड मिलने का पहला राइट होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है। ऐसे ही एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कभी कैपिटल के पैसे वापस लौटाते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल के पैसे वापस लौटाने से पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल के पैसे वापस लौटाने होंगे। ये दो बेसिक प्रेफरेंशियल राइट होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा दो एडिशनल राइट भी हो सकते हैं। वो राइट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। जब कभी प्रेफरेंशियल शेयर इशू करते हैं उसमें अगर वो परमिशन दी हुई है तो दो एक्स्ट्रा एडिशनल राइट मिल सकते हैं टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। जब कभी भी प्रॉफिट होगा, पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कुछ एडिशनल डिविडेंड दिया जाएगा। तो वो होता है टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। दूसरा होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जब कभी प्रेफरेंशियल शेयर का रिडम्पशन होगा तो उस वक्त प्रीमियम पेएबल हो सकता है। ये कंडीशंस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर उस समय ही डिसाइड हो जाती है। अगर उस समय रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो इनको प्रीमियम मिलने का राइट होता है। या जब कभी कंपनी का वाइंड अप होता है तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर की कैपिटल वापस लौटाई जाती है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल वापस लौटाई जाती है। उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो उसमें से भी इन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा मिलेगा। उसको कहते हैं टू गेट द शेयर इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होती है तो उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा लौटाने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो उसमें से अगेन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को कुछ पैसा मिलेगा। वो होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। दो बेसिक राइट होते हैं, दो एडिशनल राइट जो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, जिस समय इशू करते हैं उसमें मेंशन करते हैं तो मिलते हैं। यस, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। मैंने पहले बताया ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के बेसिस में दो कैटेगरी की बनाई हुई है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर का मतलब होता है कि किसी साल अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है तो इन फ्यूचर इनको पुराना डिविडेंड भी मिलेगा। जैसे प्रीवियस ईयर में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, इस साल अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो इनको पिछले साल का डिविडेंड और इस साल का डिविडेंड दोनों डिविडेंड मिलेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। तो क्यूमुलेटिव मतलब एरियर ऑफ डिविडेंड इज अक्मुलेट। जब कभी भी डिविडेंड दिया जाएगा तो पुराना एरियर ऑफ डिविडेंड सहित दिया जाएगा इनको। दैट इज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अपन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही मान के चलते हैं उनको कि एरियर ऑफ डिविडेंड इज पेएबल व्हेनेवर द डिविडेंड डिक्लेयर देयर एरियर ऑफ डिविडेंड इज टू बी पेड। दूसरा था नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसमें पुराना कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसी साल का डिविडेंड मिलेगा। पुराना एरियर ऑफ डिविडेंड इज नॉट पेएबल इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर।
पार्टिसिपेशन बेसिस मैंने बताया था यहाँ पे कि जब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाता है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाता है, उसके बाद भी प्रॉफिट बचता है, तो उसमें से इन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को अगेन कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ पार्ट एज ए डिविडेंड मिलेगा, तो उनको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। वही कंडीशन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे एप्लीकेबल होती है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिनको बचे हुए प्रॉफिट में से या बचा हुआ सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, वो होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट सारे शेयर्स नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर ही होते हैं। इसमें होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, इसमें होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। नेक्स्ट सब डिवीजन आता है रिडम्पशन बेसिस। रिडम्पशन बेसिस में भी दो तरह के शेयर होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। जो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं उनका मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर इज रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी और एट ए सर्टेन डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट को या पर्टिकुलर पीरियड के बाद में या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी उन प्रेफरेंशियल शेयर का पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, उनको कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। दूसरा आता है इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। इररिडीमेबल का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर विल बी रिटर्न, रिडीम्ड, रिफंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होगी उसी दिन उन शेयर्स का पैसा लौटाएंगे, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये पैसा नहीं लौटाएंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर का। लेकिन एज पर कंपनी एक्ट कोई भी कंपनी आजकल इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर इशू नहीं कर सकती है। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वो कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर इशू नहीं कर सकती है। शेयर का रिडम्पशन अप टू 20 ईयर्स के बीच में हो जाना चाहिए। नो एनी रिडम्पशन बायोंड 20 ईयर्स। किसी भी रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर का रिडम्पशन 20 साल के बाद में नहीं होना चाहिए। मतलब प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं, उनका रिडम्पशन अप टू 20 ईयर्स, डेट ऑफ इशू से 20 ईयर्स के बीच में रिडम्पशन होना कंपलसरी है, एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को छूट दी हुई है कि वो रिडम्पशन 20 साल के बाद भी कर सकती है। बाकी अदर कंपनीज रिक्वायर टू रिडीम द प्रेफरेंशियल शेयर अप टू द 20 ईयर्स। 20 साल के अंदर अंदर उनको रिडीम करना कंपलसरी है। यस। नेक्स्ट आता है आपके पास में कन्वर्जन बेसिस। कन्वर्जन बेसिस पे आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर। इसमें कभी कभी पार्टली कन्वर्टेबल भी आ जाता है बीच में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है उसमें। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर का मतलब हो गया द प्रेफरेंशियल शेयर विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। द प्रेफरेंशियल शेयर विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। जब शेयर इशू करते हैं उस समय एक कंडीशन दे दी जाती है कि इन शेयर्स को ऑन ए पर्टिकुलर डेट ऑन मैच्योरिटी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, देन दीज शेयर्स आर कन्वर्टेबल। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि किसी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे इनको तो वो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर। उस केस में इनको अमाउंट रिफंड किया जाता है ड्यू डेट के ऊपर, तो वो जाएंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर। फिर आता है आपके पास में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होगी? द कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर। जो कैपिटल पब्लिक को शेयर्स के फॉर्म में, शेयर क्या होगा? स्मॉल डिनोमिनेशन यूनिट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइड कर दिया जाता है एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। शेयर कैपिटल, द कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, वो होती है शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल कंपनी का जो मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है उसमें मेंशन की हुई थी कि कंपनी की कितनी कैपिटल होगी और कितने यूनिट्स में होगी, कितने कितने रुपए के शेयर्स होंगे। द ऑथराइज कैपिटल, इसमें आता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कौन सी होगी? द मैक्सिमम इशूएबल कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। कंपनी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकती है पब्लिक को, वो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। कंपनी इससे ज़्यादा कभी भी कैपिटल इशू नहीं कर सकती है। कभी कंपनी को अगर ज़्यादा कैपिटल इशू करनी होती है तो कंपनी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मॉडिफाई करती है बाई पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें मॉडिफाई करेगी, कैपिटल इंक्रीज करेगी, देन ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगी। उसके बाद कंपनी बढ़ी हुई ऑथराइज कैपिटल में से कुछ पार्ट पब्लिक को इशू कर सकती है। तो ऑथराइज कैपिटल
कैपिटल मीन्स मैक्सिमम इश्यूएबल कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। ये मेमोरेंडम में मेंशन होती है। इश्यूड कैपिटल, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जितनी कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें से कितनी कैपिटल आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक को परचेज करने के लिए जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो होती है इश्यूड कैपिटल। मतलब ऑफर्ड कैपिटल कह सकते हैं इसको एक जनरल लैंग्वेज में, कि आपने कितनी कैपिटल पब्लिक को ऑफर की है। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल विच इज़ सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। जो आपने पब्लिक को कैपिटल ऑफर की है उसमें से कितने शेयर पब्लिक ने परचेज कर लिए, जितने शेयर परचेज कर लिए वो होती सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, पब्लिक ने जो कैपिटल परचेज की है उसके ऊपर पूरे पैसे कंपनी ने मांग लिए हों और पब्लिक ने पूरे पैसे चुका दिए हों। फुल्ली पेड कैपिटल के लिए दो कंडीशन है कि शेयर 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी ने 10 रुपये मांग लिए हों और 10 रुपये चुका दिए हों, पब्लिक ने, शेयर होल्डर ने 10 रुपये चुका दिए हों, तब जाकर के फुल्ली पेड होती है। दो कंडीशन होगी, फुल फेस वैल्यू, फुल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हैज़ बीन कॉल्ड अप एंड फुल पेड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर्स। पूरे पैसे मांग लिए और पूरे पैसे चुका दिए हों, पूरे पैसे मांग लिए हों, जितने का शेयर आपने इश्यू किया उतने पैसे आपने मांग लिए हैं और पब्लिक ने वो पूरे पैसे चुका दिए, तब वो फुल्ली पेड अप होता है। अदरवाइज पार्टली पेड अप होगा, नॉट फुल्ली पेड होगा। जो सेकंड पार्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। नॉट फुल्ली पेड में कौन से आएंगे, 10 रुपये का शेयर है, आपने पब्लिक से 5 रुपये मांगे और 5 रुपये आ गए तो भी नॉट फुल्ली पेड होगा। आपने पब्लिक से 10 रुपये मांगे, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये मांगे, पब्लिक ने 9 रुपये चुकाए हैं, किसी शेयर होल्डर ने 9 रुपये चुकाए हैं, तो भी वो नॉट फुल्ली पेड होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, पूरे पैसे मांगना और पूरे पैसे चुकाना। अगर कंपनी ने पार्टली अमाउंट मांगा है और वो आ गया तो भी नॉट फुल्ली पेड है, कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया और उसमें से नहीं आया कुछ पैसा तो भी नॉट फुल्ली पेड है। तो फुल्ली पेड के लिए दो कंडीशन है, पूरे पैसे मांग लिए हों और पूरे पैसे चुका दिए हों उसने, तब फुल्ली पेड होगा, अदरवाइज नॉट फुल्ली पेड। कॉल्ड अप कैपिटल्स, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा, जितनी कैपिटल सब्सक्राइब की है, पब्लिक ने जितनी कैपिटल सब्सक्राइब की है उसमें से आपने कितने पैसे मांग लिए हैं। 10 रुपये का शेयर है, आपने 5 रुपये मांगे उसमें से, तो 5 रुपये जो होगा पर शेयर, दैट इज़ ए कॉल्ड अप शेयर। जितने शेयर पब्लिक ने ऑफर किए हैं, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, उसमें से आपने कितने रुपए मांग लिए। 10 रुपये का शेयर था, आपने 5 रुपये मांगे तो 5 रुपये हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। और उस 5 रुपये में से पब्लिक ने कितने रुपये चुका दिए, दैट वाज द पेड अप कैपिटल। जितने रुपए आपने मांगे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद में, आपने जितने रुपए पब्लिक से, शेयर होल्डर से मांगे हैं, उनमें से जितने पैसे चुका दिए वो होता है पेड अप कैपिटल। तो पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ पेड बाय द शेयर होल्डर इज पेड अप कैपिटल। उसके बाद में आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों सिमिलर से वर्ड होते हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना चाहिए कि रिजर्व कैपिटल क्या होगा। रिजर्व कैपिटल क्या होगा, व्हाइल द कंपनी ट्रांसफॉर्म अनलिमिटेड कंपनी टू लिमिटेड कंपनी। कोई भी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है, तब अपने कैपिटल का कुछ पार्ट रिजर्व रख देती है। दैट पार्ट इज़ टू बी डिमांडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होगी तब कंपनी के लायबिलिटी को चुकाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तब वो पैसे मांगे जाते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल इज रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी जब बंद होगी उस समय अगर आपके पैसे कम पड़ जाते हैं तो उस समय आप शेयर होल्डर से पैसे मांग सकते हैं, वो उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ये कौन रख सकती है कंपनी, कोई भी अनलिमिटेड कंपनी जब लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होगी उस समय अपनी कैपिटल को बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन अपनी कैपिटल के पार्ट को रिजर्व कर देती है, वो होता है रिजर्व कैपिटल। ये सिर्फ दो तरह से हो सकता है, बाय इंक्रीजिंग द फेस वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स।
कंपनी के जो प्रेजेंट शेयर्स है उनकी फेस वैल्यू बढ़ा करके, जैसे 10 रुपये का शेयर है, कंपनी जब कन्वर्ट हो रही थी तो उसने 10 रुपये की बजाय उस शेयर की फेस वैल्यू 15 रुपये कर दी, और जो एडिशनल 5 रुपये है उसको कंपनी ने रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इफ रिक्वायर्ड टू पेमेंट इट्स लाइबिलिटी। जो 10 रुपये का शेयर था कंपनी ने बढ़ा करके उसकी फेस वैल्यू 15 रुपये कर दी, और जो एडिशनल 5 रुपये बढ़ाए हैं आपने उसको रिजर्व कैपिटल बना दिया कि जब कभी कंपनी बंद होगी तब वो 5 रुपये डिमांड किए जाएंगे। या दूसरा होता है कि पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल कैप्ट एज रिजर्व। 10 रुपये का शेयर है, आपने 4 रुपये मांगे, कंपनी ने शेयर होल्डर से 4 रुपये मांगे, अब 6 रुपये अनकॉल्ड है, तो उस 6 रुपये में से कंपनी कुछ पार्ट रिजर्व कैपिटल के तौर पे रख सकती है। जैसे 6 रुपये, उसमें से कंपनी कह सकती है कि 4 रुपये जो है एज ए रिजर्व कैपिटल रखा जाएगा। तो वो 4 रुपये जो रखेंगे अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट, वो रिजर्व कैपिटल कहलाया जाएगा। वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इफ़ रिक्वायर्ड उस समय कॉल किया जाएगा। तो रिजर्व कैपिटल सिर्फ इंक्रीज इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स उसके थ्रू बनाई जा सकती है, या पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल बाई पासिंग द रेजोल्यूशन। अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट भी रिजर्व कैपिटल रख सकती है कंपनी, लेकिन ये परमिशन किसको है? जब अनलिमिटेड कंपनी एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होगी तब है ये। यस, सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? एक तरह से एक रिजर्व ही है। जैसे अपने पास पहले पार्टनरशिप पढ़ते थे जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वैसे ही एक कैपिटल रिजर्व है। लेकिन कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट नॉर्मली अपन कहते हैं प्रॉफिट अर्नड बाय अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी के अलावा और किसी एक्टिविटी से जो आता है नॉर्मली, नॉट 100%, उस प्रॉफिट को अपन कैपिटल प्रॉफिट कह सकते हैं। और उसी प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया जाता है जो बिज़नेस के अलावा, जो बिज़नेस के नॉर्मल एक्टिविटी है उसके अलावा कोई काम करने से प्रॉफिट होता है उसको। हालांकि उसमें से किसी इनकम अपन अदर इनकम भी कहते हैं। तो जो कैपिटल प्रॉफिट होगा उसके क्या क्या सोर्सेज हैं वो बताते हैं अपन। कैपिटल प्रॉफिट के यूजेज क्या हो सकते हैं? आप कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, उसमें से आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड इशू नहीं करेंगे उसमें से। इसके सोर्सेज क्या होंगे? कहाँ से मिलेगा अपने को कैपिटल प्रॉफिट? सेल ऑफ एसेट्स। आपकी कोई फिक्स एसेट्स है, आपने उसको बेची है, बेच करके जो आपको प्रॉफिट हुआ है दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड द कैपिटल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स। शेयर और डिवेंचर जब इशू करते हैं उन पे जो प्रीमियम आता है उसको भी अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है अपने पास में। नेक्स्ट आता है रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। जो एसेट्स हैं आपकी उनको आप रीवैल्यू करते हो, उनकी एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसको रिवाइज करके मार्केट वैल्यू के बराबर करते हो, तो उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को भी आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर का जब रीपेमेंट होता है उस समय आपको अगर कोई प्रॉफिट होता है, 100 रुपये का डिवेंचर था, आपने मार्केट से 90 रुपीज़ में परचेज कर लिया, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, दैट प्रॉफिट आल्सो कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पास में। प्रॉफिट अर्न बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कई बार क्या होता है कि कंपनी ऑन गोइंग बिजनेस परचेज करती है, ऑन गोइंग बिजनेस परचेज कर लिया, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से पहले आपने परचेज कर लिया इन एंटिसिपेशन, रजिस्ट्रेशन होने में कुछ डिले हो गया, तो इस दौरान बिजनेस तो चालू है और रजिस्ट्रेशन आपका, कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ, तो इन बिटवीन पीरियड का जो प्रॉफिट होता है फ्रॉम द बिजनेस से जो इन बिटवीन पीरियड का प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट अर्नड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। यह प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व में जाता है, क्योंकि कंपनी के एग्जिस्टेंस के बाद का जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा। यह प्रॉफिट कंपनी के एग्जिस्टेंस से पहले का प्रॉफिट है, रजिस्ट्रेशन से पहले का प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी के शेयर्स को अपन फॉरफीट कर लेते हैं और उनको री इश्यू करते हैं, उस समय जो इस ट्रांजेक्शन में कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी अपन कैपिटल रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को बनाने में, कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने तक जो भी खर्चे होते हैं उनको अपन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को
अपन किसी भी कैपिटल प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, और उससे राइट ऑफ नहीं होते हैं तो उनको जिस साल ये एक्सपेंसेज हुए हैं उसी साल के P&L में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। It can be set off or write off from the any capital profit, or the remaining part of preliminary expenses will be transferred to the statement of P&L in the same year. No carry forward of preliminary expenses. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर इसकी वजह से कोई लॉस होता है उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आइदर इट सेट ऑफ फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट और ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। यस, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, उनकी प्रिंटिंग होती है, उनकी डिजाइनिंग होती है, कहीं से आपको कंसल्टेशन लेना पड़ता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स की जो कॉस्ट आती है आपके पास में वो कॉस्ट आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होती है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है और रजिस्ट्रार के यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करानी पड़ती है, तो वो भी आपके पास में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज का पार्ट होते हैं। ड्यूटी ऑन ऑथराइज कैपिटल, जो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होती है, जितनी ज़्यादा कैपिटल होती है उसको उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू एड वैलोरम ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेबल होती है, तो स्टैम्प ड्यूटी जो पे करनी होती है वो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट होती है। कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड कॉमन सील, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कई तरह की आपको बुक्स परचेज करनी पड़ती है, बुक्स बनानी भी पड़ती है आपको, और कंपनी की कॉमन सील भी बनानी पड़ती है, तो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं वो एक्सपेंसेज भी पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होंगे। लीगल फीस, कंपनी बनाने के लिए आपको कई तरह की लीगल एडवाइस भी लेनी पड़ती है, इसी तरह की कोई अगर लीगल एडवाइस लेने के लिए आपने कोई लीगल फीस का पेमेंट किया, दैट इज़ पार्ट ऑफ ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। फीस ऑफ द सी एंड वैल्यूअर्स, कंपनी बनाने के लिए आपको सी को भी अपॉइंट करना पड़ सकता है, वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करेगा, या आपको कोई एसेट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं उसके लिए आपको वैल्यूअर को अपॉइंट करना पड़ सकता है, तो इस तरह के इनके जो खर्चे होते हैं वो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज में होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेज हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को उसी साल के कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ कर देते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं, कर देते हैं अपन उसी साल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। यस, आशा करता हूँ ये थ्योरी वाला पार्ट आपको यूजफुल लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।